गाइस, वेलकम टू माय चैनल कामनी जुडिशरी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट में टोटल सेक्शन 10 है और 20 में 1961 को इसकी सहमति मिली थी और इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ था वो 1 जुलाई 1961 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इसको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहा जाता है। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई है और इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1961 को। सेक्शन 2 बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ डाउरी। डाउरी की डेफिनेशन, डाउरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दी जाती है या फिर सहमति दी जाती है कि डायरेक्टली और डायरेक्टली एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी, या फिर एक पार्टी के जो पेरेंट्स होते हैं और उनके बिहाफ से कोई पर्सन किसी दूसरी पार्टी को, मैरिज की जो दूसरी पार्टी होती है उसको, या किसी और उनके बिहाफ से जो दूसरे पर्सन होते हैं उनको देते हैं। या तो मैरिज के समय दी जाती है, मैरिज के बाद दी जाती है, या मैरिज के पहले दी जाती है। लेकिन इसमें जो डॉवर और मेहर होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। डॉवर और मेहर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में डाउरी का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है, मैरिज के समय दी जाती है, मैरिज के बाद दी जाती है, मैरिज के पहले दी जाती है, तो उसको यहाँ पर डाउरी कहा जाता है। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो कि आईपीसी के सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी बताई गई है, वही होता है। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तब वहां पर हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 बोलता है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। यहाँ पर कोई भी सेक्शन 3 में पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डाउरी ले रहा है या फिर दे रहा है, उसकी पनिशमेंट दी गई है, तो उसकी पनिशमेंट है 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट होगी। और जो फाइन है 15,000 रुपीज़ तक का हो सकता है, या फिर जो अमाउंट ऑफ डाउरी है उनमें से जो भी ज़्यादा हो वो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट दी गई है। आगे बोलता है कि स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट 5 ईयर्स से कम की भी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। लेकिन सेकेंड क्लॉज कहा जाता है कि जो ये सेक्शन होता है वो अप्लाई नहीं होगा अगर कोई भी ब्राइड को या फिर ब्राइड ग्रूम को उनकी बिना किसी डिमांड के यहाँ पर पार्टी के द्वारा, या पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके बिहाफ से कोई भी उनकी खुशी के लिए अपने बिना किसी डिमांड के अगर कुछ भी उनके फ़ायदे के लिए दे रहा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन उन्होंने प्रोवाइडेड बोलता है कि जो भी, लेकिन आपको अगर दे रहे हो आप कुछ भी यहाँ पर, तो यहाँ पर वो कस्टम मेंटेन किया जाएगा, मेंटेन पूरी एक लिस्ट मेंटेन की जाएगी और फिर यहाँ पर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड में आगे बोलता है कि वो, लेकिन जो आप कुछ भी गिफ्ट दे रहे हो वो कस्टमरी नेचर का होना चाहिए। और वो जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, जो व्यक्ति दे रहा है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा पेरेंट्स है उसका जितना फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसके अंदर अंदर होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सेक्शन 3 बोलता है। सेक्शन 4 बोलता है कि पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति डाउरी का डिमांड कर रहा है। सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, आप ले रहे थे और दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिमांड कर रहे हो तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है 6 मंथ से कंपनियों की, किंतु वो 2 ईयर्स तक की हो सकती है। और जो फाइन है वो 10,000 रुपीज़ तक का इन्होंने बताया गया है। सेक्शन 4 बोलता है कि बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट मतलब आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। जैसे कि हमारी लड़की या हमारे लड़के, न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल नहीं निकलवाओगे कि हमारी लड़की हमारे लड़के से कोई शादी करता है तो उसको हम 10,000 रुपीज़ देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे, ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उस एडवर्टाइजमेंट पे बैन है। लेकिन फिर भी आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर दिया है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 4A में दे रखी है। उन्होंने बताया है कि उसकी इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ से कम नहीं होगी, किंतु वो 5 ईयर्स तक की हो सकती है। और जो फाइन है वो 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं होगा। सेक्शन 5 बोलता है कि एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। अब यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट करते हो कि कोई भी डाउरी लेने का या देने का, जो एग्रीमेंट होगा वो यहाँ पर एग्रीमेंट वॉइड होगा। सेक्शन 6 बोलता है कि डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हेयर्स। जो भी डाउरी आप दे रहे हो वो बेनिफिट के लिए होगी, वाइफ के या फिर उसके जो वारिस होते हैं उनके बेनिफिट के लिए होगी, और किसी कारण के लिए नहीं होती है। अगर मान लो आपने कोई भी डाउरी रिसीव की है मैरिज के पहले, तो जैसे ही मैरिज होती है उसके 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वाइफ को या उसके वारिस को डाउरी। बी क्लोज बोलता है कि अगर आपने डाउरी रिसीव की है मैरिज के समय या फिर मैरिज के बाद, तो जब से रिसीव की है उसके 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर वो डाउरी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसके वारिस को या फिर उसकी वाइफ को। या फिर डाउरी आपने रिसीव की है
जब वुमेन माइनर थी, तो माइनर जब वो मेजोरिटी अटेंड करती है उसके 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर उनको डाउरी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा करने में फेल हो जाते हो, ये क्लॉज 2 बोलता है कि अगर आप फेल टू ट्रांसफ़र करने में आप फेल हो जाते हो तो यहाँ पर उसकी इम्प्रीजनमेंट है 6 मंथ से कम नहीं होगी, किंतु जो 2 ईयर्स तक की हो सकती है, और जो फाइन है वो 5,000 रुपीज़ से कम का नहीं होगा, किंतु वो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ तक का हो सकता है। उसके बाद सेकेंड जो थर्ड क्लोज होता है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर वुमेन जो कि एंटाइटल थी उसको रिसीव करने के लिए और वो मर जाती है यहाँ पर, तो उसके वारिस है उनको यहाँ पर वो एंटाइटल है वो क्लेम कर सकते हो उसके लिए, और या फिर आप उसकी वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन प्रोवाइडेड में बोला है वो वुमेन अगर मर जाती है 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर, और अदरवाइज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज होती है वो, तो यहाँ पर अगर मान लो उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो फिर तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर उसके चिल्ड्रन है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी उसके चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र की जाएगी। अब सेक्शन 7 बोलता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस मतलब अगर कौन कॉग्निजेंस लेगा, कौन संज्ञान लेगा ऐसे ऑफेंसेस का, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहाँ की मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेगा, और यहाँ बाकी जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यहाँ पर कॉग्निजेंस लेंगे, उसका संज्ञान लेंगे। और कैसे लेंगे, तो इन्होंने बताया कि वो खुद की नॉलेज पे भी ले सकते हैं, वो कंप्लेंट पे भी ले सकते हैं। कंप्लेंट किसके द्वारा बनाई गई है, एग्राइव्ड के द्वारा, या फिर वो पुलिस रिपोर्ट होता है उस पर भी यहाँ पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आगे ये बोला है, बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 बोलता है कि ऑफेंसेस टू बी सेक्शन 8 बोलता है कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जो ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे जब हम सीआरपीसी डिस्कस करेंगे। नॉन बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल भी सीआरपीसी में बताया गया है, जिनमें बेल नहीं मिलती है, जो कि सीरियस नेचर के होते हैं। एंड नॉन कंपाउंडेबल, जिनमें सुलह नहीं होती है, ये भी सीरियस नेचर के होते हैं। तो हम ये तीनों चीज़ें हम सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब। आगे बोलता है कि 8A बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, डाउरी मांगी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी के ऊपर रहेगा। मैंने अगर सामने वाले से डाउरी मांगी है कि मुझे डाउरी चाहिए तभी मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करूंगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो मेरे ऊपर है कि ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, कि मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ 8A में बताया गया है। 8B बोलता है कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेगी। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास कौन सी पावर्स होंगी, तो इन्होंने बताया गया है कि जो पावर्स इसमें बताए गए हैं कि इस एक्ट का, वो डाउरी प्रोविजन ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो ये देखे कि इस एक्ट का कंप्लाइंस हो रहा है क्या, और कोई भी ऑफेंसेस अगर होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा है या ले रहा है डाउरी, तो उसको प्रिवेंट करेगा। एविडेंस, अगर उससे रिलेटेड कोई एविडेंस है तो उनको कलेक्ट करना, ये सारा यहाँ पर काम जो होता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है कि पुलिस ऑफिसर की जो पावर्स होती है वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को भी यहाँ पर दे सकती है। अब इन्होंने बोला है कि क्लॉजेस 4 में कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है उसको एडवाइस और असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। और एडवाइजरी बोर्ड में कम से कम इन्होंने बोला है कि जो एडवाइजरी बोर्ड होती है उसमें 5 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब 5 सोशल वर्कर्स होंगे, जिसमें एटलीस्ट 2 शैल बी ए विमेन होंगी। सेक्शन 9 बोलता है कि पावर टू मेक रूल्स। यहाँ पर रूल्स बनाने की पावर्स बताई गई। सेक्शन 9 में रूल्स बनाने की पावर्स है। तो रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की पावर है। किससे रिलेटेड रूल्स बनाएगी, कि भैया किस फॉर्म में, किस मैनर में आप लिस्ट प्रिपेयर करोगे डाउरी की, या फिर पॉलिसीज और जो एक्शन लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बैठा जाएगा, तो ये सारे इसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। जो ये रूल्स होते हैं वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। सेक्शन 10 बोलता है कि पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स बताई गई है रूल्स बनाने की। तो स्टेट गवर्नमेंट किसके संबंध में रूल बनाएगी, 9 में तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही थी। 10 हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है वो यहाँ पर जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है उसके संबंध में उसको क्या एडिशनल फंक्शंस दिए जाने चाहिए, क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी, किन कंडीशंस के अंदर वो अपनी पावर्स को परफॉर्म करेगा,
ये इस संबंध में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है, और ये जो रूल्स बनाए गए हैं वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सॉरी, यहाँ पर सेक्शन 9 में ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जा रहे थे, और सेक्शन 10 में बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे जा रहे हैं। तो ये हमारा ख़त्म हुआ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर प्लीज़ आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।